प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11 पाठ 12 के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस चैप्टर का नेम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भाग 2। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग निर्यात सौदों के क्रियान्वयन से संबंध विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों एवं प्रलेखों का जानकारी प्राप्त करेंगे। आयात सौदों के क्रियान्वयन से संबंध विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों एवं प्रलेखों को समझा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों को मिलने वाले विभिन्न प्रलोभनों एवं योजनाओं की पहचान कर सकेंगे। विदेशी व्यापार के प्रवर्तन के लिए देश में स्थापित विभिन्न संगठनों की भूमिका की पहचान कर सकेंगे एवं उसे बता सकेंगे एवं विश्व स्तर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं समझौतों को सूचीबद्ध कर सकेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास के प्रवर्तन में उनकी भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। अपने मित्रों एवं पुत्र के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात श्री सुधीर मनचंदा को विश्वास हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश का उसके लिए यही उचित समय है। इससे वह न केवल वह आंतरिक बाजार में अपने स्वचालित वाहनों के पुर्जों की मांग परिपूर्णता की समस्या पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों को मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। इस समय क्योंकि उनके पास सीमित पूंजी है तथा उनको विदेशों में व्यापार को कोई पिछला अनुभव भी नहीं है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए निर्यात मार्ग को चुना। परंतु उनके साथ समस्या यह है कि वह यह नहीं जानते कि निर्यात व्यवसाय में कैसे प्रविष्ट हुआ जाए। टायर के व्यापार में रत उनके मित्र ने उन्हें बताया कि आयात निर्यात क्रियाएं अपने देश में व्यापार प्रचालन की क्रियाएं जितनी सरल नहीं हैं। माल को निर्यात करने से पहले कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं तथा प्रलेख तैयार करने होते हैं। यदि वह निर्यात या गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तथा उसके लिए वह कुछ औजार एवं कच्चे माल का आयात करना चाहता है, तो इसकी भी समान तथा कुछ सीमा तक थकाने वाली प्रक्रिया है। श्री मनचंदा फिर से वशोपेश में है। वह बिल्कुल भी नहीं जानते कि आयात निर्यात की आवश्यक औपचारिकताएं क्या है एवं कौन कौन से प्रलेखों की आवश्यकता होती है। श्री मनचंदा इस बात के लिए भी हैरान है कि वह निर्यात की जोखिमों से किस प्रकार अपना बचाव करेंगे। उनकी चिंता का एक कारण वह अतिरिक्त लागत है जो उन्हें अपनी वस्तुओं को निर्यात योग्य बनाने के लिए व्यय करनी होगी। कुछ आयातित मशीनों एवं कच्चे माल के प्रयोग को भी वह ध्यान में रखे हुए हैं, लेकिन क्या इन वस्तुओं के आयात पर आयात कर उन्हें उनके उत्पाद की लागत में वृद्धि नहीं कर देगा। इसके अतिरिक्त वह विदेशों को निर्यात के लिए आवश्यक परिवहन, पैकेजिंग एवं बीमा पर अतिरिक्त व्यय करेंगे। टायर का व्यापार कर रहे श्री मनचंदा के मित्र ने उनसे कहा कि इन समस्याओं के संबंध में उन्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की कई अन्य फर्में भी तो पहले से ही निर्यात व्यापार में लगी हुई है एवं उनका निर्यात भी बहुत अधिक है। उन्हें धीरज रखना चाहिए तथा इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। श्री मनचंदा के मित्र ने उन्हें अपने आप को आयात निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेख तैयार करने से परिचित कराने के लिए किसी व्यापार विशेषज्ञ से सलाह लेने की सलाह दी। उनके मित्र ने उनको यह भी बताया कि यद्यपि उनके पास कोई निश्चित विवरण नहीं है, लेकिन वह जानता है कि विदेशी व्यापार संवर्धन के कई उपाय एवं संगठन हैं जो इनकी समस्याओं के समाधान करने एवं विश्व बाजार में उनके उत्पादों को और अधिक उपयोगी बनाने में सहायक हो सकते हैं। बाहरी देशों को वस्तुओं का निर्यात अपने देश में उनके विक्रय से काफ़ी भिन्न है। विदेशी गंतव्य स्थान से माल को वास्तव में लदान करने अथवा बाहरी देशों के आपूर्तिकर्ताओं से आयात करने से पहले जिन प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना है, उनसे परिचित होना आवश्यक है। व्यापार को सुगम बनाने एवं उसके संवर्धन के लिए सरकार कई प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को शून्य अथवा कम दर के सीमा शुल्क पर वस्तुओं के आयात की योजना। यदि उन वस्तुओं का उपयोग व निर्यात के लिए वस्तुओं के
उत्पादन में करते हैं उन्हें अन्य शुल्क एवं करों के भुगतान से मुक्ति एवं उनकी निर्यात आयात क्रियाओं के लिए उचित वातावरण तैयार करने एवं उनका प्रसार करने, कुछ विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक इकाइयों के कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने एवं निर्यात की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं उनके परिबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के संगठनों की स्थापना की गई है। विभिन्न देशों के बीच विकास एवं व्यापार को गति प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन। इस अध्याय में विदेशी व्यापार के प्रमुख चरण पादान एवं इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रलेखों पर परिचर्चा की जाएगी। इस अध्याय में हम विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रवर्तन हेतु स्थापित संगठनों की भूमिका की पहचान एवं परीक्षा की जाएगी। इस अध्याय के निर्णायक अनुभाग में विश्व के विकास एवं व्यापार के संवर्धन हेतु विश्व स्तर पर कार्यरत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का विश्लेषण करेंगे। आयात निर्यात प्रक्रिया। आंतरिक एवं बाह्य व्यवसाय परिचालन में प्रमुख अंतर की जटिलता है। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात उतना सीधा एवं सरल नहीं है जितना कि घरेलू बाजार में क्रय एवं विक्रय, क्योंकि विदेशी व्यापार में माल देश की सीमा के पार भेजा जाता है तथा इसमें विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अपने देश की सीमा को पार करने तथा दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। आगे के अनुभागों में आयात निर्यात सौदों को पूरा करने से संबंधित प्रमुख चरणों की चर्चा करेंगे। निर्यात प्रक्रिया। विभिन्न चरणों की संख्या एवं जिस क्रम में यह चरण उठाए जाते हैं, अलग अलग निर्यात लेन देनों के अलग अलग होते हैं। एक प्रतिरूपक निर्यात लेन देन निम्नलिखित चरण होते हैं। पूछताछ प्राप्त करना एवं भेजना। संभावित क्रेता विभिन्न निर्यातकों को पूछताछ का पत्र भेजता है, जिसमें वह उनसे माल के मूल्य, गुणवत्ता एवं निर्यात से संबंधित शर्तों के संबंध में सूचना भेजने के लिए प्रार्थना करता है। आयातक इस प्रकार विज्ञापन की पूछताछ के संबंध में निर्यातकों को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी सूचित कर सकता है। निर्यातक इस पूछताछ का उत्तर निम्नलिखित के रूप में भेजता है, जिसे प्रारूप बीजक कहते हैं। प्रारूप बीजक में उस मूल्य के संबंध में सूचना होती है जिस पर निर्यातक माल को बेचने के लिए तैयार है। इसमें गुणवत्ता श्रेणी, आकार, वजन, सुपुर्दगी की प्रणाली, पैकेजिंग का प्रकार एवं भुगतान की शर्तों आदि की भी सूचना दी होती है। आदेश अथवा इंडेंट की प्राप्ति। यदि संभावित क्रेता अर्थात आयातक फर्म के लिए निर्यात का मूल्य एवं अन्य शर्तें स्वीकार्य हैं तो वह वस्तुओं को बेचने का आदेश देगा। इस आदेश में, जिसे इंडेंट भी कहते हैं, आदेशित वस्तुओं का विवरण दे, मूल्य, सुपुर्दगी की शर्तें, पैकिंग एवं चिन्हांकन का ब्यौरा एवं सुपुर्दगी संबंधी निर्देश होते हैं। आयातक की साख का आकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। इंडेंट की प्राप्ति के पश्चात निर्यातक आयातक की साख के संबंध में आवश्यक पूछताछ करता है। इस पूछताछ का उद्देश्य माल के आयात के गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर आयातक द्वारा भुगतान न करने की जोखिम का आकलन करता है। इस जोखिम को कम से कम करने के लिए अधिकांश निर्यातक आयातक से साख पत्र की मांग करते हैं। साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वह निर्यातक के बैंक को एक निश्चित राशि तक के निर्यात बिलों के भुगतान की गारंटी देता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के निपटान के लिए भुगतान की सर्वाधिक उपयुक्त एवं सुरक्षित विधि है। निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। भुगतान के संबंध में आश्वस्त हो जाने के पश्चात निर्यातक फर्म निर्यात संबंधी नियमों के पालन की दिशा में कदम उठाती है। भारत में वस्तुओं के निर्यात पर सीमा नियम लागू होते हैं, जिनके अनुसार निर्यातक फर्म को निर्यात करने से पहले निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व महत्वपूर्ण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में खाता खोलना एवं खाता संख्या प्राप्त करना। विदेशी व्यापार अथवा क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात निर्यात कोड संख्या प्राप्त करना। उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद के यहाँ पंजीयन कराना। निर्यात साख एवं गारंटी निगम, क्रेडिट एंड गारंटी काउंसिल भुगतान प्राप्त न होने के कारण होने वाले जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु पंजीकरण कराना।
एक निर्यातक फर्म को आयात निर्यात कोड संख्या अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसे कई आयात निर्यात विलेखों में लिखना होता है। IEC नंबर प्राप्त करने के लिए निर्यातक फर्म को प्रमुख निदेशक विदेशी व्यापार डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड DGLD के पास आवेदन करना होता है, जिसके साथ वह कुछ प्रलेख संलग्न करता है, जो इस प्रकार है: निर्यात खाता, अपेक्षित फीस की बैंक रसीद, बैंक से एक फर्म पर प्रमाण पत्र, बैंक द्वारा अनुप्रमाणित फोटोग्राफ, गैर आवासीय हित का विस्तृत ब्यौरा एवं जिन फर्मों से सावधान रहना है उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इस आशय की घोषणा प्रत्येक निर्यातक के लिए उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद के यहाँ पंजीयन कानूनी बाध्यता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के उत्पादों के संवर्धन एवं विकास के लिए कई निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई है, जैसे कि इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद एवं अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषदों के संबंध में चर्चा आगे एक अनुभाग में की जाएगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि किसी भी निर्यातक के लिए किसी उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्य बनना एवं पंजीयन सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है, तभी सरकार से निर्यातक फर्मों को मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर पाएगा। विदेशों से भुगतान को राजनीतिक एवं वाणिज्यिक जोखिमों से संरक्षण के लिए ECGC के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करा लेने पर निर्यातक फर्मों को व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। माल प्रेषण से पूर्व वित्त करना, आदेश होने एवं साख पत्र की प्राप्ति के पश्चात निर्यातक माल के प्रेषण से पूर्व के वित्त हेतु अपने बैंक के पास जाता है, जिससे कि वह निर्यात के लिए उत्पादन कर सके। प्रेषण पूर्व वित्त वह राशि है जिसके निर्यातक को कच्चा माल एवं अन्य संबंधित चीज़ों का क्रय करने, वस्तुओं के प्रक्रयण एवं अन्य संबंधित चीज़ों का क्रय करने, वस्तुओं के प्रक्रयण एवं पैकेजिंग तथा वस्तुओं के माल लदान बंदरगाह तक परिवहन के लिए आवश्यक होता है। वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति। माल के लदान से पूर्व बैंक से वित्त की प्राप्ति हो जाने पर निर्यातक आयातक के विस्तृत वर्णन के अनुसार माल को तैयार करेगा। फर्म या तो इन वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करेगी अथवा इन्हें बाजार में क्रय करेगी। जहाज लदान निरीक्षण। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं कि देश से केवल अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्यात हो। इनमें से एक कदम सरकार द्वारा मनोनीत सर्वथा योग्य एजेंसी द्वारा कुछ वस्तुओं का अनिवार्य निरीक्षण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एवं निरीक्षण एक्ट 1963 पारित किया। सरकार ने कुछ एजेंसियों को निरीक्षण एजेंसी के रूप में अधिकृत किया। यदि निर्यात किया जाने वाला माल इस वर्ग के अंतर्गत आता है तो उसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी अथवा अन्य मनोनीत की गई एजेंसी से संपर्क कर निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस निरीक्षण अनुवेदन को निर्यात के अवसर पर अन्य निर्यात प्रलेखों के साथ जमा कराया जाएगा। यदि माल का निर्यात सितारा निर्यातों गृहों, निर्यात प्रक्रिया अंचल, विशेष आर्थिक अंचल एवं 100% निर्यात मूल्य इकाइयों के द्वारा किया जा रहा है तो इस प्रकार का निरीक्षण अनिवार्य नहीं होगा। इन विशिष्ट प्रकार के निर्यात कालमों के संबंध में आगे के अनुभाग में चर्चा करेंगे। उत्पाद शुल्क की निकासी। केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त माल का उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होता है। निर्यातक को इसलिए संबंधित क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क कमिश्नर को आवेदन करना होता है। यदि कमिश्नर संतुष्ट हो जाता है तो वह उत्पादन शुल्क की छूट का प्रमाण पत्र दे देगा, लेकिन कुछ मामलों में यदि उत्पादित वस्तुएं निर्यात के लिए होती हैं तो सरकार उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान कर देती है अथवा इसे लौटा देती है। इस प्रकार की छूट अथवा वापसी का उद्देश्य निर्यातक को और अधिक निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना एवं निर्यात उत्पादों को विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना है।
उत्पादन शुल्क की वापसी को शुल्क की वापसी कहते हैं। शुल्क फिरौती योजना को आजकल वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ फिरौती वापसी निदेशालय प्रशासित करता है। यदि विभिन्न उत्पादों की फिरौती की दर को निश्चित करता है। वापसी का अनुमोदन एवं भुगतान को इसके बंदरगाह, हवाई अड्डे या स्थल सीमा स्टेशन जिससे माल का निर्यात किया गया है कि कस्टम कमीशन अथवा केंद्रीय उत्पाद इंचार्ज के द्वारा किया जाता है। उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना। कुछ आयातक देश किसी विशेष देश से आ रहे माल पर शुल्क की छूट अथवा अन्य कोई छूट देते हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आयातक निर्यातक से उद्गम प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है। यह प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि वस्तुओं का उत्पादन उसी देश में हुआ है जिस देश में उसका निर्यात किया है। इस प्रमाण पत्र को निर्यातक के देश में स्थित वाणिज्य दूतावास अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। जहाज में स्थान का आरक्षण करना होता है। पैकिंग एवं माल को भेजना होता है। वस्तुओं का बीमा कराना होता है। वस्तुओं को मार्ग में समुद्री जोखिमों के कारण मूल्य के खो जाने अथवा टूट फूट जाने की जोखिम से संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्यातक बीमा कंपनी से वस्तुओं का बीमा करा लेता है। फिर कस्टम निकासी करवानी होती है। उसमें निर्यात अनुबंध अथवा निर्यात आदेश लेना होता है। साख पत्र, वाणिज्य बीजक, उद्गम प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक है तो समुद्री बीमा पॉलिसी और अधीक्षक शामिल है। जहाज के कप्तान की रसीद, मिट्स रिसिप्ट प्राप्त करना। वस्तुओं का अब जहाज पर लदान किया जाएगा जिसके बदले जहाज का कारिंदा अथवा कप्तान या फिर मिट्स रसीद जारी बंदरगाह अधीक्षक को जारी करेगा। मिट्स रसीद जहाज के नायक के कार्यालय द्वारा जहाज पर माल के लदान पर जारी की जाती है, जिसमें जहाज का नाम, माल लदान की तिथि, पेटी बंधन का विवरण, चिन्ह एवं संख्या, जहाज पर प्राप्ति के समय माल के दिशा आदि की सूचना दी जाती है। भाड़े का भुगतान एवं जहाजी मिलती का बीमा। भाड़े की गणना हेतु निकासी एवं अन्य प्रेषक एजेंट मिट्स रसीद को जहाजी कंपनी को सौंप देगा। फिर है बीजक बनाना। माल को भेज देने के पश्चात भेजे गए माल का बीजक तैयार किया जाएगा। बीजक भेजे गए माल की मात्रा एवं आयातक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि लिखी होती है। निकासी एवं प्रेषक एजेंट इसे कस्टम अधिकारी से सत्यापित कराएगा। भुगतान प्राप्त करना। माल के जहाज से भेज देने के पश्चात निर्यातक इसकी सूचना आयातक को देगा। माल के आयातक के देश में पहुंच जाने पर उसे माल पर अपने स्वामित्व के अधिकार का दावा करने के लिए एवं उनकी कस्टम से निकासी के लिए विभिन्न प्रलेखों की आवश्यकता होती है। यह प्रलेख है बीजक की सत्यापित प्रति, जहाजी बिल्टी, पैकिंग सूची, बीमा पॉलिसी, उद्गम प्रमाण पत्र एवं शाख पत्र। विनिमय विपत्र आयातक को एक निश्चित राशि का निश्चित व्यक्ति अथवा आदेशित व्यक्ति अथवा विलेख को धारक को भुगतान करने का आदेश देता है। निर्यात लेन देन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रलेख इसमें आते हैं निर्यात बीजक, पैकिंग सूची, उद्गम का प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र, जहाजी करिंदे और कप्तान की रसीद या फिर मिट्स रसीद। जहाजी बिल्टी, यह एक ऐसा है जो जहाजी कंपनी द्वारा जारी जहाज पर माल प्राप्ति की रसीद है तथा साथ ही गंतव्य बंदरगाह पर उन्हें ले जाने की शपथ भी। यह वस्तु और स्वामित्व के अधिकार प्रलेख है, इसलिए यह बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है। वायु मार्ग विपत्र। जहाजी बाल्टी के समान वायु मार्ग विपत्र भी एक प्रलेख है जो एयरलाइन कंपनी की हवाई जहाज पर माल की प्राप्ति की विधिवत रसीद होती है। भुगतान संबंधी प्रलेख। साख पत्र। साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा की जाने वाली गारंटी है जिसमें वह निर्यातक के बैंक को एक निश्चित राशि के निर्यात बिल के भुगतान की गारंटी देता है। विनिमय विपत्र। यह एक लिखित प्रपत्र है जिसमें इसको जारी करने वाला दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को भुगतान का आदेश देता है।
आयात निर्यात लेन देन के संदर्भ में विनिमय विपत्र निर्यातक द्वारा आयातक पर लिखा जाता है, जिसमें वह आयातक को एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए कहता है। बैंक का भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि एक निश्चित निर्यात प्रेषण से संबंधित प्रलेख को विनिमय विपत्र को सम्मिलित कर का प्रकामन कर लिया गया है, आयात को भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है एवं विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुरूप भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। आयात प्रक्रिया। आयात व्यापार से अभिप्राय बाह्य देश से माल के क्रय से है। आयात प्रक्रिया भिन्न भिन्न देशों के संबंध में भिन्न भिन्न होती है, जो देश की आयात एवं कस्टम संबंधी नीतियों एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। आगे के परिच्छेदों में भारत की सीमाओं के भीतर माल लाने के लिए सामान्यतः आयात लेन देनों के विभिन्न चरणों की विवेचना की गई है। व्यापारिक पूछताछ। सर्वप्रथम आयातक फर्म उन देशों एवं फर्मों के संबंध में सूचना एकत्रित करेगी जो उत्पाद विशेष का निर्यात करते हैं। आयात लाइसेंस प्राप्त करना। कुछ वस्तुओं को स्वतंत्रता पूर्वक आयात किया जा सकता है, जबकि अन्य के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये आपको चेक करना होगा कि किन वस्तुओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आदेश अथवा इंडेंट भेजना। लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात आयातक निर्धारित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निर्यातक के पास आयात आदेश अथवा इंडेंट भेजेगा। आयात आदेश में आदेशित वस्तुओं का मूल्य, मात्रा, माप, श्रेणी एवं गुणवत्ता एवं पैकिंग, माल का लदान, बंदरगाह जहां से माल को ले जाया जाएगा एवं जहां ले जाया जाएगा की सूचना दी जाती है। साख पत्र प्राप्त करना। आयातक एवं विदेशी आपूर्तिकर्ता के बीच भुगतान की शर्तों में साख पत्र तैयार किया गया। आयात प्रलेखों को छुड़ाना। माल रवानगी के पश्चात विदेशी आपूर्तिकर्ता अनुबंध एवं साख पत्र की शर्तों को ध्यान में रखकर आवश्यक प्रलेखों का संग्रह तैयार करता है तथा उन्हें अपने बैंक को भेज देता है, जो उन्हें आगे साख पत्र में निर्धारित रीति से भेजता है एवं प्रक्रमण करता है। इस संग्रह से सामान्यतः विनिमय विपत्र, वाणिज्यिक बीजक, जहाजी बिल्टी, वायुमार्ग बिल, पैकिंग सूची, उद्गम स्थान प्रमाण पत्र, समुद्री बीमा पॉलिसी आदि सम्मिलित होते हैं। इन प्रलेखों के साथ जो विनिमय विपत्र भेजा जाता है उसे प्रलेखीय विनिमय विपत्र कहते हैं। जैसा कि पहले ही निर्यात प्रक्रिया में बताया जा चुका है, प्रलेखीय विनिमय पत्र दो प्रकार का हो सकता है: भुगतान के बदले प्रलेख एवं स्वीकृति के बदले प्रलेख। दर्श विपत्र में लेखक आदेशक बैंक को भुगतान प्राप्त हो जाने पर ही आयातक को आवश्यक प्रलेखों को सौंपने का आदेश देता है, लेकिन मुद्दती विपत्र की दशा में वह बैंक को प्रलेखों को आयातक द्वारा विनिमय विपत्र के स्वीकार किए जाने पर ही सौंपने का आदेश देता है। प्रलेखों को प्राप्त करने के लिए विनिमय विपत्र की स्वीकृति को आयात प्रलेखों का भुगतान कहते हैं। भुगतान हो जाने के पश्चात आयात संबंधी प्रलेखों को आयातक को सौंप देता है। माल का आवागमन। विदेशी आपूर्तिकर्ता माल को अनुबंध के अनुसार जहाज से भेजती है और वाहन का अभिभावक गोदी अथवा हवाई अड्डे पर तैनात देखरेख अधिकारी को माल के आयातक देश में पहुंचा देने की सूचना। विदेशी व्यापार प्रोन्नति, प्रोत्साहन एवं संगठनात्मक समर्थन। निर्यात में प्रतिस्पर्धा की योग्यता में वृद्धि के लिए व्यावसायिक फर्मों की सहायता के लिए देश में कई प्रेरणा एवं योजनाएं प्रचलित हैं। समय समय पर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में संलग्न फर्मों को विपणन में सहायता एवं बुनियादी ढांचागत समर्थन प्रदान करने के लिए संगठन स्थापित किए हैं। आगे के अनुभागों में प्रमुख विदेशी व्यापार प्रोन्नति परियोजना एवं संगठनों पर चर्चा की गई है। विदेशी व्यापार प्रोन्नति विधियां एवं योजनाएं। आयात लेन देनों में प्रयुक्त प्रमुख प्रलेख व्यापारिक पूछताछ। यह आयातक की ओर से निर्यात को एक लिखित प्रार्थना
जिसमें वह निर्यातक द्वारा निर्यात की वस्तुओं के मूल्य एवं विभिन्न शर्तों की सूची प्रदान करने के लिए कहता है। प्रारूप बीजक यह वह प्रलेख है जिसमें निर्यात के माल के मूल्य, गुणवत्ता, श्रेणी, डिजाइन, माप, भार तथा निर्यात की शर्तों का विस्तृत वर्णन होता है। आयात आदेश अथवा इंडेंट यह वह प्रलेख है जिसमें क्रेता आपूर्तिकर्ता को इसमें मांग की गई वस्तुओं की आपूर्ति का आदेश देता है। इस आदेश इंडेंट में आयात की वस्तुओं, मात्रा एवं गुणवत्ता, मूल्य, माल लदान की पद्धति, पैकिंग की प्रकृति, भुगतान का माध्यम आदि के संबंध में सूचना दी जाती है। साख पत्र साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक बैंक को एक निश्चित राशि के निर्यातक बिल के भुगतान की गारंटी है। इसे निर्यातक आयातक को वस्तुओं के निर्यात के बदले जारी करता है। माल प्रेषण की सूचना यह निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा जाने वाला प्रलेख है जिसमें वह सूचित करता है कि माल का लदान करा दिया गया है। जहाजी बिल्डिंग यह जहाज के नायक द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षर युक्त विलेख होता है जिसमें वह माल के जहाज पर प्राप्ति को स्वीकार करता है। इसमें माल को निर्धारित बंदरगाह तक ले जाने से संबंधित शर्तें दी हुई होती है। हवाई मार्ग बिल जहाजी बाल्टी के समान वायु मार्ग प्रपत्र भी एक प्रलेख है जो एयरलाइन कंपनी की हवाई जहाज पर माल प्राप्ति की विधिवत रसीद होती है तथा जिसमें वह माल को गंतव्य हवाई अड्डे तक ले जाने का वचन देती है। यह भी माल पर मालिकाना हक का प्रलेख है एवं यह भी बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है। प्रवेश बिल यह सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा आयातक को दिया जाने वाला एक फॉर्म होता है जिसमें आयातक माल की प्राप्ति पर भरता है। विनिमय पत्र यह एक लिखित प्रपत्र है जिसमें उसको जारी करने वाला दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति अथवा इसके धारक को भुगतान के लिए कहता है। दर्श बिल यह विनिमय पत्र का वह प्रकार है जिसमें इसका लेखक बैंक को आयातक को संबंधित प्रलेख बिल को भुगतान कर देने का आदेश देता है। मुद्दती बिल यह विनिमय विपत्र का वह प्रकार है जिसमें बिल को स्वीकार कर देने पर ही सौंपने के आदेश देता है। आयातित माल की सूची यह वह प्रलेख है जिसमें आयातित माल का विस्तृत विवरण दिया होता है। इसी के आधार पर माल को जहाज में उतरवाया जाता है। डाक चालान सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति पर डाक व्यय का भुगतान किया जाता है। डाक गोदी व्यय की भुगतान करते समय आयातक अथवा उसका निकासी एजेंट डाक व्यय की राशि एक चालान अथवा फॉर्म में दर्शाता है जिसे डाक चालान कहते हैं। शुल्क वापसी योजना निर्यात की वस्तुओं को देश के भीतर उपभोग नहीं किया जाता। इन पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है। निर्यात की वस्तुओं पर यदि किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो उसे निर्यातक को लौटा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए इसे संबंधित अधिकारियों को निर्यात का प्रमाण देना होगा। बांड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण इस सुविधा के अनुसार फर्म में वस्तुओं का उत्पादन शुल्क अथवा अन्य कोई शुल्क दे कर सकती है। विक्रय के भुगतान से छूट निर्यात की वस्तुओं पर विक्रय नहीं लगता। यही नहीं, काफ़ी लंबी अवधि तक निर्यात क्रियाओं से अर्जित आय पर आयकर भी नहीं देना होता है। अब आयकर से छूट केवल 100% निर्यात मूलक इकाइयों एवं निर्यात प्रवर्तकों क्षेत्रों विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को ही कुछ चुने हुए वर्षों के लिए ही मिलती है। अब आगे के परिच्छेदों में हम इकाइयों की विवेचना करेंगे। अग्रिम लाइसेंस योजना इस योजना के अंतर्गत निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तु, उत्पाद, घरेलू एवं आयातित आगत के बिना किसी शुल्क का निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण हेतु वस्तु के आयात पर सीमा शुल्क नहीं देना होगा। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं योजना इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यात उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देना होगा। यह योजना निर्यात फर्मों को पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देता है। निर्यात फर्मों को निर्यात गृह एवं सुपर स्टार व्यापार गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना भली भांति स्थापित निर्यातकों को प्रोन्नति एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन में
सहायता के लिए सरकार कुछ चुनिंदा निर्यातक फर्मों को निर्यात गृह, व्यापार गृह एवं सुपरस्टार व्यापार गृह के स्तर की मान्यता देती है। निर्यात सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न श्रेणी के निर्यात गृहों को मान्यता दी गई है। इनको मान्यता सेवा प्रदानकर्ताओं के निर्यात निष्पादन के आधार पर दी गई है। निर्यात वित्त, निर्यातकों को वस्तुओं के उत्पादन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। माल के लदान कर देने के पश्चात भी वित्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयातक से भुगतान आने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए अधिकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को 2 प्रकार के निर्यात वित्त उपलब्ध कराया जाता है। इन्हें लदान पूर्व वित्त या पैकेजिंग साख एवं लदान के पश्चात वित्त कहते हैं। संगठन समर्थन, 100% निर्यात परक इकाइयाँ। 100% निर्यात परक इकाइयाँ योजना को 1981 में EPZ योजना की पूरक के रूप में लागू किया गया। यह उत्पादन के समान क्षेत्रों को भी अपनाता है, लेकिन स्थानीय करार की दृष्टि से वृहद विकल्प देता है। संगठन समर्थन, इसका आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे और आशा करती हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रकारों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार किया जाता है ये भी आपने जाना होगा। इसका आगे का वीडियो मैं जल्द प्रोवाइड कर दूँगी और ये वीडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।